नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करने जा रहे हैं मानव बस्तियों की, यानी कि भूगोल के सेकंड पार्ट का जो दूसरा लेसन है मानव बस्तियां। तो ये मानव बस्तियां होती क्या हैं, किस प्रकार से वातावरण के अनुसार या किस आधार पर इन बस्तियों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखना चाहेंगे मानव बस्तियां, यानी दूसरा जो चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं, मानव बस्तियां। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि मानव और बस्तियां, यानी मानव अपने रहने के लिए जिस भी प्रकार की बस्ती बनाता है उसे, या घर बनाता है उसी को बस्तियां कहते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, जैसे वर्षा हो गई, सर्दी हो गई, धूप हो गई, यानी सर्दी गर्मी की जिसे अपन कह सकते हैं धूप हो गई, तथा हिंसक जानवर, इनसे बचने के लिए जिस भी आकार और प्रकार के घरों का जो निर्माण करता है, और यही विभिन्न आकार और प्रकार के घरों का जो समूह होता है, एक जो ग्रुप होता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। इसको, इस परिभाषा को एक व्यवस्थित सुनना अब, कि मानव बस्तियां क्या है। यानी मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। अब प्रतिकूल परिस्थितियां क्या है? वर्षा होना, सर्दी होना, गर्मी या धूप होना, तथा हिंसक जानवरों से बचने के लिए जिन घरों का निर्माण करता है, और वही घरों का जो समूह है वो मानव बस्ती कहलाता है। सीधी सी बात है कि मानव बस्ती क्या होती है? विभिन्न घरों का समूह है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो घर होते हैं, इन घरों का समूह जो होता है वो ही क्या कहलाता है? बस्ती कहलाता है। यानी अपन कह दिया ढाणी हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया, ये समूह है भिन्न भिन्न प्रकार के घरों का। तो यानी उन घरों का आकार और प्रकार भी अलग अलग होता है। आकार यानी कुछ एक मंजिले होते हैं तो कुछ बहुमंजिले होते हैं, प्रकार कुछ पक्के होते हैं तो कुछ कच्चे मकान भी होते हैं। तो उन घरों का समूह ही मानव बस्ती कहलाता है। सीधी सी बात है कि मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जिन प्रकार के घरों का निर्माण करता है, उन प्रकार के घरों का समूह ही मानव बस्ती कहलाता है। अब ये परिभाषा होगी, लेकिन अब सबसे मूल चीज क्या है कि मानव इन परिस्थितियों से बचने के लिए, या हिंसक जानवरों से, जंगली जानवरों से, या चोरी डकैती से बचने के लिए जो घर बना रहा है, क्या उनको कोई कारक प्रभावित करता है? आज अपन भिन्न भिन्न प्रकार के घर बनाते हैं। घर बनाने से पहले वहां पर लगभग कई 8-10 बार वहां का अवलोकन करते हैं अपन उस जगह का, कि अपन जहां पर मकान बनाने जा रहे हैं वो मकान बनाने के अनुकूल वहां का वातावरण क्या है, किस प्रकार का वहां का धरातल, सारी चीज का अवलोकन करने के बाद में वहां पर अपन मकान बनाते हैं। तो वही चीजों का अब अपन अध्ययन कर रहे हैं कि आज एक मानव अपने घर का निर्माण कर रहा है, या विभिन्न घरों का जो समूह मानव बस्ती कहलाता है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या ये किस पर निर्भर होता है। तो क्या ऐसे कोई कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं? तो इसमें देखना है पहले मानव बस्तियों को, मानव बस्तियों को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक, मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन से कारक है जो मानव बस्तियों को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले कारक अपन पढ़ेंगे भौतिक कारक या भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण, या अपन इसे भौतिक कारक भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे धरातल की प्रकृति व स्वरूप। यानी बस्ती का निर्माण जब किया जा रहा है तो वहां के धरातल की प्रकृति क्या है और स्वरूप क्या है। इसमें देखना, धरातल की प्रकृति यानी मुलायम और कठोर प्रकार की होती है।
मुलायम होती है या कठोर होती है। तो जैसे धरातल के बस्तियों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी बात है कि धरातल की जो प्रकृति होती है ना वो बिल्कुल कठोर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है बिल्कुल समतल जो भूमि होती है स्वरूप यानी समतल होता है उसका, लेकिन वहां की मृदा ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाती और वो मृदा धस जाती है, बलुई प्रकार की रेतीली मृदा है ना वो पाई जाती है। तो वहां पर अपन एक मंजिली या दो मंजिली इमारत बना रहे हैं, उसकी 2-3 फीट 4 फीट गहरी भूमि को खोद कर उसकी नींव डाल दी और वो भूमि उतना वजन सहन नहीं कर पाएगी, वो इमारत है ना वो धस जाती है। उसके धसने का कारण यही होता है कि वहां की जो भूमि होती है ना वो खोखली होती है और ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाती। इस कारण वहां से उस भूमि है ना वो फट जाती है या खुल जाती है, जिससे वो इमारत है ना वो नीचे गिर जाती है या धस जाती है। तो किसी भी मकान का निर्माण करते समय धरातल की प्रकृति कठोर होनी चाहिए ताकि वहां का उस भूमि को मकान का वजन सहने की क्षमता उसकी बनी रहे। तथा स्वरूप जो है वो उबड़ खाबड़ हो सकता है तो समतल भी हो सकता है, क्योंकि बस्तियां उबड़ खाबड़ स्थलों पे भी बनी हुई होती हैं और समतल भूमि के ऊपर भी बनी हुई होती है। फर्क इतना ही होता है जो धरातल का स्वरूप जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा वहां पर बस्तियों का समूह कम पाया जाता है और समतल मैदानों में बस्तियां सघन बसी हुई होती है। तो यानी कि एक सही बस्ती के निर्माण के लिए धरातल का कठोर और समतल होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान देना, ये पॉइंट अपन पहले भी पढ़ा है। किसके अंदर पढ़ा है अपन ने पहले? जनसंख्या घनत्व के लिए या जनसंख्या वितरण के लिए, यानी कि जहां का धरातल मुलायम होता है और स्वरूप समतल होता है वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है कृषि क्रियाओं के लिए। तो लेकिन यहाँ पर अपन मकान के निर्माण की बात करें तो कठोर होना चाहिए। मुलायम तो इसलिए कि वहां पर कृषि अच्छी हो जाए, लेकिन कठोर में मुलायम अच्छी नहीं होगी। जैसे समतल धरातल है, मिट्टी वाला है, मिट्टी में भी कठोर मिट्टी भी पाई जाती है और समतल मुलायम मिट्टी भी पाई जाती है। तो मुलायम मिट्टी पे भी मकान बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेतीली मिट्टी होती है कि वो ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाते। एक मैदान है, उस मैदान के भी कुछ भाग ऐसे होते हैं जो ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाते। मिट्टी की वहां के धरातल की संरचना ऐसी होती है, तो ऐसे कठोर धरातल है ना वो बस्ती के निर्माण के लिए अनुकूल माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें ऊंचाई। ऊंचाई यानी मकान हमेशा या बस्तियां हमेशा ऊंचाई पर ही बनी हुई होनी चाहिए। अगर बस्तियां आसपास के धरातल से के ऊपर या नीचे बसी हुई होती हैं तो अगर वर्षा ऋतु के दौरान भयंकर बारिश वगैरह हो सकती है तो बाढ़ का पानी या वर्षा का पानी घरों में घुस सकता है। इसलिए हमेशा बस्तियों का निर्माण ऊंचाई पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर बने हुए मकान हमेशा से ही जो है ना वो सुरक्षित माने गए हैं। जैसे मान लो अपन घर के ऊपर जब अपन सोने के लिए रेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं तो अपन बेड वगैरह को काम में लेते हैं, तो अपना बेड भी सामान्य धरातल से 1-2 फीट ऊंचाई के ऊपर होता है। आप बता सकते हैं कि उसे ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है? इसका भी एक कारण है। क्यों? अभी अपन ने कहा कि ऊंचाई पर स्थित बस्तियां सुरक्षित मानी जाती हैं, विशेषकर जो आपके पानी वगैरह जो है ना उससे बचने के लिए या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जानवर होते हैं ना उनसे बचने के लिए। यही कारण है कि हमारे घरों में जो बेड वगैरह होते हैं वो भी ऊंचाई पर सामान्य फर्श से ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित जगह हमेशा से सुरक्षित मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है? बेड का उदाहरण देखना आपने, अपन बेड पर सो रहे बिल्कुल सुरक्षित होते, तो क्या कभी गर्मियों के दौरान आपने ऐसा महसूस किया है? या गर्मियों के दौरान देखे होंगे भाई लाइट चली जाती है, लाइट की व्यवस्था घर पर नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? बिस्तर उठाते हैं, ऐसे बिस्तर को दाबा अपने यहाँ पर और तब छत के ऊपर चले जाते हैं ऐसे, और छत पे बिस्तर लेटाया और सो गए। सोए हैं में नींद नहीं आ रही, कभी इधर से थप्पड़ मार रहे तो कभी इधर से, यानी कि अभी कभी कीड़ा मकोड़ा इधर से घुस रहा है कान में या कभी इधर से घुस रहा है। इसका मतलब साफ क्या है? क्योंकि अपन छत के ऊपर जब सो रहे हैं तो ऊंचाई पर नहीं है, बिल्कुल फर्श पे सो रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े आके रहना घुस जाते हैं इधर उधर है ना, वो हमें परेशान करते हैं, तो यानी कि सुरक्षित नहीं है। तो यही कारण रहा है कि अपने घर के ऊपर भी जो बेड वगैरह होते हैं वो धरातल से ऊंचाई पर होते हैं ताकि इन जानवरों से वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे बस्तियां जो मकान होते हैं वो धरातल से लगभग 2-3 फीट की ऊंचाई पर ज्यादातर बनाया जाता है। तो ऐसे ऊंचाई पर स्थित जो बस्तियां या जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल सुरक्षात्मक माना जाता है। यही कारण रहा है कि राजशाही शासन काल के दौरान जो राजा महाराजा होते थे उन सबके जो महल है, भवन है, वो आपको ऊंचाई पर ही मिलेंगे। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, ऊंचाई पे टॉप पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से दूर तक शत्रु की सेना के ऊपर नजर रखी जा सकती है। ऊंचाई पर स्थित दूर क्षेत्रों तक है ना वो देखा जा सकता है। अपन घर में बैठे बैठे गांव को नहीं देख सकते, लेकिन छत के ऊपर जाकर पूरे गांव को निहार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ऊंचाई के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊंचाई से दूर तक क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है। ऐसे ही राजशाही शासन काल के दौरान राजा महाराजाओं के दौरान
जो इमारत मकान होते थे राजा महाराजाओं के, वो ऊंचाई के ऊपर पर्वतों के ऊपर ही ज्यादातर बनाए जाते थे, ताकि दूर से शत्रु पर नजर भी रखी जा सके और उस पर हमला करने में भी आसानी रहती है। तो ऐसे ऊंचाई पर स्थित जो बस्तियां होती है ना, वो सुरक्षात्मक कारणों से अच्छी मानी जाती है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेज जो लोग थे वो भी अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने के लिए ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पर ही जाते थे, वो भी एक सुरक्षा के कारणों की वजह से। तो ऐसे में ऊंचाई पर स्थित मकान या बस्तियां बनाई जानी चाहिए, वो सुरक्षात्मक कारणों से अच्छी रहती हैं। तीसरा कारण आता है इसमें जलवायु। तीसरा कारण आ गया इसमें जलवायु, यानी जलवायु के अनुसार भी मकानों का निर्माण किया जाता है। जैसी जलवायु होती है उसी के आधार पर बस्तियां बसाई जाती है। जैसे बर्फीले क्षेत्र, अति जो शीत जलवायु है, अति शीत जो जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर आपको इस प्रकार से मकान, बर्फीले मकान है ना, वो मिलेंगे। इस प्रकार से बर्फीले मकान मिलते हैं, इग्नू कहते हैं जिसे। तो इसमें ठंडी हवा वगैरह नहीं जाती, इनके दो दरवाजे बने हुए होते हैं इधर से, और इनको ऐसे रेंग कर है ना ऐसे जाना होता है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन या अपन कहें कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं या अत्यधिक ग्रीष्म काल वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनके मकान जो हैं, उनके मकान ऐसे काफी ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं। उन मकानों की जो हाइट होती है वो लगभग 10-11 फीट तक या 9-10 फीट तक जो है ना इसकी ऊंचाई होती है। इसकी छत समतल होती है, दीवारें है ना वो मोटी होती है, ताकि गर्मी जो है ना आसानी से अंदर नहीं आ सके। छत ऊंची इसलिए बनाई जाती है ताकि सूर्य की किरणें, धूप की वजह से ठंड गर्मी जो है ना अंदर नहीं लगे। तो यानी कि जलवायु के कारण इनका निर्माण है ना वो किया जाता है। और ऐसे अति जो वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी जो ऐसे शंकु आकार में छतें बनाई जाती है उनकी, ताकि पानी वगैरह गिरे ना तो आसानी से वो नीचे जो है ना वो आ सकता है। तो ऐसे में जलवायु को आधार मानकर बस्तियों का निर्माण किया जाता है। यही कारण रहा है कि प्राचीन काल से भी ये बस्तियां इसी प्रकार से बसी हुई रही है। चौथा कारण आता है इसमें जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, हमेशा जो मकान बने हुए होते हैं वो जल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बस्तियां जल को आधार मानकर बनाई जाती है। जहाँ जल का स्रोत जहां पर होता है, उस जल के स्रोत के आसपास ही बस्तियों का निर्माण होता है। जैसे प्राचीन काल के जो नदी घाटी वाले जो क्षेत्र थे, अपन जो विभिन्न बुक्सों में जो सभ्यताएं पढ़ते हैं, सिंधु की सभ्यता हो गई, नील की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, ये नदियां हैं, उन नदियों के किनारे क्या है ये बस्तियां बसी हुई हो, जो किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से वो बस्तियां है ना वो दब गए। आज अपन उसका जब खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो वो बस्तियों के अवशेष हमें मिल रहे हैं, उन्हीं को सभ्यताएं कहते हैं। तो जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र हमेशा सघन बसे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि मानव की प्राथमिक आवश्यकता जल है, पीने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए। तो जल वाले क्षेत्रों में बस्तियों का विकास हमेशा ही ज्यादा होता है। आप पश्चिमी राजस्थान में देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर में, और एक अपने यहाँ पर समतल मध्य भारत में देखो, यहाँ पर तो अपन जब खड़े होकर देखते हैं तो हमें टचमी बस्तियां मिल जाती हैं जगह जगह। लेकिन ग्रीष्म ऋतु वाले जो क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पर आप जहां तक नंगी आंखें आपकी दूर तक जहां पर देख सकते हो, आप वहां तक आपको कोई बस्ती नजर नहीं आती है, कोई घर नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि वहां पर जल की कमी है, और जहां पर जल के स्रोत है वहीं पर बस्तियां मिलेंगी। आपको जगह जगह खेतों में बस्तियां नहीं मिलेंगी। अपने समतल मैदानी भागों में प्रत्येक खेत में आपको बस्तियां मिल जाएंगी। यही कारण है कि जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र हमेशा से ही सघन बसे हुए होते हैं, वहां पर बस्तियों का विस्तार है ना वो ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक लक्षण था जो बस्तियों को प्रभावित करता है। ये धरातल, भौतिक लक्षण का मतलब धरातल से जुड़ी हुई गतिविधियां किस प्रकार से अपने मकान बनाने में या बस्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा कारक और आ जाता है, सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। ये ए पॉइंट था। बी पॉइंट है सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, यानी यहाँ पर बस्तियों का जो निर्माण होता है वो संस्कृति, मानव को आधार मानकर, सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं कि मानव और मानव के रीति रिवाजों को आधार मानकर बस्तियों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक संरचना, इसके दो पार्ट माने गए हैं। एक तो होता है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना एक भाग तो इसके सामाजिक संरचना है, और दूसरा भाग है जाति व धर्म। जाति व धर्म, ये दो चीजें मानी गई इसमें सामाजिक या सांस्कृतिक व मानव जातीय कारकों में, कि मानव जाति या मानव के जो रीति रिवाज है उनके आधार पर भी बस्तियों का निर्माण किया
जाता है। जैसे मान लो इसमें 1 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब क्या है? समाज के रीति रिवाज। सामाजिक संरचना का मतलब अपन ये कह सकते हैं समाज के रीति रिवाज, यानी कि जो व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों को मानकर चलता है, उनके आदेशों की अनुपालना करता है, तो वो व्यक्ति उस बस्ती में रह सकता है, या उन्हीं व्यक्तियों की बस्ती अलग बसी हुई होती है। अगर कोई व्यक्ति समाज को डिस्टर्ब कर रहा है, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसको उस बस्ती में रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो वो होता है सामाजिक संरचना, यानी कि समाज के रीति रिवाजों को मानकर चलना। तो ऐसे में उनके आधार पर बस्तियां बसी हुई होती है। अलग अलग समाज होता है, अलग अलग समाज के अलग अलग सामाजिक रीतियां होती हैं, अलग अलग संरचनाएं होती है। तो वो समाज उसी प्रकार की क्षेत्रों में जाकर अपनी बस्तियों का निर्माण करेगा, जहां पर उनके अनुसार वहां पर रीति रिवाज है ना वो चला करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसकी संरचना का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है सामाजिक संरचना। एक पार्ट है इसमें जाति व धर्म, यानी जाति और धर्म को आधार मानकर भी बस्तियों का निर्माण होता है। ज्यादातर अपन बड़े शहरों में देखे कॉलोनियां बनी हुई होती हैं, एक ही धर्म के व्यक्तियों की कॉलोनियां आपको मिलेंगी, तो वहां पर दूसरे धर्म के व्यक्ति रहेंगे तो कोई 1-2 मकान मिल जाएंगे, नहीं ज्यादातर उसी धर्म के व्यक्ति रहते हैं और उसी धर्म के आधार पर जो है ना उस बस्ती का विस्तार होता है। जाति, अगर गांव में भी अपन देखते हैं, गांव में भी जातियों के आधार पर मोहल्ले बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उस जाति या उस धर्म के, जो अभी अपन सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, सामाजिक रीति रिवाज की बात कर रहे थे, वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के सामाजिक रीति रिवाज सब अलग अलग होते हैं। तो अगर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के एरिया में जाकर रहने लगता है, तो अपने आप को असहज महसूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनके सारे रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। तो ज्यादातर व्यक्ति उन्हीं क्षेत्रों में रहना चाहेगा, बस्तियों का निर्माण करना चाहेगा जहां पर उसी समाज के व्यक्ति रहते हैं, ताकि सभी एक साथ सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन कर सके और आपस में मेल मिलाप बनाए रखे। अगर एक अलग अलग धर्मों के व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनके सबके धर्मों के अनुसार रीति रिवाज उनके अलग अलग होते हैं, तो उनमें कुछ असहज उन्हें लग सकता है। ऐसा बल्कि होता नहीं है, ज्यादातर सामूहिक रूप से रहते हैं, लेकिन उन्हें असहज है ना वो लग सकता है। ऐसे अलग अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, सब जातियों के भी अपने अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग सामाजिक संरचनाएं होती है। तो वो ज्यादातर यही चाहेंगे कि अपने ही जाति के मोहल्ले में, अपने ही जाति के एरिया में जाकर अपनी बस्तियों का निर्माण करे। तो ऐसे में सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक जो है ना वो बस्तियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनमें सामाजिक संरचना और जाति व धर्म इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि व्यक्ति अपनी बस्तियों का निर्माण जाति और धर्म को आधार मानकर, या अपन ये कह सकते हैं अपने सांस्कृतिक गतिविधियां मानव जातीय कारकों को आधार मानकर ही अपनी बस्तियों का निर्माण करता है। ये तीसरा एक कारक और आ जाता है इसमें, वो है सुरक्षा संबंधी कारक। सी पॉइंट है सुरक्षा संबंधी कारक, यानी ज्यादातर बस्तियों का जो निर्माण होता है वो सुरक्षा को आधार मानकर भी होता है। बहुत से बस्तियां हैं जहां पर सुरक्षा को आधार मानकर बस्तियों का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी प्राचीन काल की जो बस्तियां बसी हुई होती हैं उसके बारे में अपने एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि प्राचीन काल की जो बस्तियां बसी हुई होती हैं, उन बस्तियों के बीच में तो विशाल चौक पाया जाता है। चौक का मतलब खाली सामूहिक जगह होती है, जहां पर कई पेड़ पौधे होते हैं, कोई अपन कह सकते हैं कि मंदिर मस्जिद वगैरह होती है, या अपन ये कहें कि कोई तालाब वगैरह होता है, कोई बाग बगीचा होता है, लेकिन बीच में तो काफी बड़ी खाली जगह होती है और उसके चारों ओर बस्तियों का विस्तार होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे यहाँ पर कोई बस्तियां बसी हुई हैं, ऐसे ये इधर तो रास्ते हो गए इनके, ऐसे बस्तियां बसी हुई होती है। यहाँ पर बस्तियां बसी हुई हैं चारों तरफ, और ये बीच में जो ऐसे कोई कुएं वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, ये खाली जगह पाई जाती है। ये प्राचीन काल की बस्तियों की चर्चा कर रहे हैं, आजकल के तो ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि बीच में जगह छोड़कर फिर बस्तियों का विस्तार होता है। इसका कारण रहा है एक सुरक्षा, सुरक्षात्मक कारण रहता था। क्या रहता था कि प्राचीन काल में इतनी मानव जनसंख्या नहीं होने के कारण लोग अपने जानवरों वगैरह को सुरक्षित करने के लिए एक खाली बीच में खाली जगह छोड़ते थे, और वहां पर अपने जानवरों को जो है ना वो बांधते थे और चारों तरफ अपनी बस्ती का विस्तार कर लेते थे, ताकि बाहर से कोई जंगली जानवर वगैरह, कोई चोर वगैरह आकर अपने उनके जानवरों को चुरा कर नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए वो बस्तियों का निर्माण करते थे।
तो आज जहां पर बस्तियों के बीच में बड़े विशाल चौक पाए जाते हैं, विशाल खाली जगह पाई जाती है, उसका मतलब यही है कि प्राचीन काल की बसी हुई ये बस्ती है, जिसमें अपने जानवरों की, अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए बीच में खाली जगह छोड़ा जाता था और उसके चारों तरफ बस्तियां होती थी, ताकि बाहर से कोई जंगली जानवर वगैरह, चोर वगैरह अंदर घुसकर है ना उन जानवरों को चुराने में सफलता प्राप्त न कर सके। ऐसे में रास्ते वगैरह पे मकान बने हुए होते थे, 3 4 5 रास्ते होते थे उसमें आने के लिए, और उन रास्तों पे मकान बने हुए होते थे, बीच में खाली जगह होती थी। लेकिन अब उन बस्तियों का थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, यानी जो बस्तियां पहले बस खाली जगह होती थी, वहां पर पेड़ पौधे, गार्डन वगैरह, को मंदिर मस्जिदें वगैरह बना दी गई, तो आज एक वो एक भ्रमण स्थल के रूप में हो गया है। तो ऐसे सामूहिक बस्तियां जो होती थी वो प्राचीन काल में होती, जिसमें बीच में चौक छोड़ा जाता था, वो सुरक्षा के कारण था। आज सुरक्षा के कारण क्षेत्र के आधार पर भी बस्तियों का विस्तार होता है। जैसे अपने पूर्वी क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर जो बस्तियां बसी हुई है, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, वहां पर जो बस्तियां बसी हुई होती हैं, वो जंगली जानवरों, चोरों से बचने के लिए बस्तियां बसाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो वहां पर स्वाभाविक है जंगली हिंसक जानवर वगैरह वहां पर पाए जाते हैं। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए या अपने मवेशी जानवरों की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक जगह समूह में रहते हैं, ताकि समूह में रहकर वो एक समूह में अपनी सुरक्षा कर सके। कोई जंगली जानवर वगैरह आ गए तो 10 20 50 व्यक्ति एक जगह रहेंगे, तो उसका समाधान है ना वो ढूंढ सकते हैं, उसके हमले को जो है ना वो कम कर सकते हैं, चोरी डकैती से है ना वो बचा जा सकता है। तो अपने उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, वहां पर जो सघन बस्तियां पाई जाती है ना सामूहिक रूप से, उनका उद्देश्य क्या है? जंगली जानवरों और चोरी डकैती से बचने के लिए, यानी कि सुरक्षा के कारण उन्होंने बस्तियों का विस्तार किया है। ठीक ऐसा ही सुरक्षा संबंधी कारण ही है अपना पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वो भी सुरक्षात्मक दृष्टि से। वो सुरक्षात्मक दृष्टि क्या है? पानी की आपूर्ति, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण लोग एक ही जगह बस्तियों में रहते हैं, ताकि सरकार द्वारा अगर उन्हें कोई जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो वो उस जगह रहकर सबको सामूहिक रूप से पानी की सुविधा मिल जाए। अगर वो अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे, तो उन्हें पानी की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। जो ऐसी स्थिति में करना क्या होता है कि वो एक ही जगह सामूहिक रूप से जो है ना वो बसे हुए होते हैं, ताकि उन्हें आसानी से सुरक्षा मिल जाए। तो ये कारण रहा है सुरक्षात्मक कारण, कि लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी बस्तियों का निर्माण करते हैं, ताकि जंगली जानवर वगैरह, हिंसक जानवर तथा चोरी डकैती से बचने के लिए तथा विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए इन बस्तियों का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि बस्तियां बस्तियां क्यों बसी हुई होती हैं? यानी मानव अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बस्तियों का निर्माण करता है, जो भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, कच्चे और पक्के, कैसी भी एक मंजिले बहुमंजिले इमारतें हो सकती हैं। ठीक है, इन बस्तियों के निर्माण के लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जो इन बस्तियों के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसमें भौतिक लक्षण यानी धरातल की जिम्मेदारी भी है, या धरातल का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें धरातल की प्रकृति और स्वरूप होता है। यानी कि धरातल, ज्यादातर बस्तियां कठोर धरातल वाले क्षेत्रों में बसी हुई होती है, और वो भी मैदान कैसा होता है? समतल मैदान होता है। बल्कि ऊबड़ खाबड़ बस्तियों में, क्षेत्रों में बस्तियां होती, लेकिन कम होती है। एक हो गया ऊंचाई। ऊंचाई पर बसे हुए मकान हमेशा ही सुरक्षित होते हैं, क्योंकि राजशाही शासन काल के दौरान से वे बस्तियों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं। और अपने घरों में भी सामान्य धरातल से ऊपर मकान बने हुए होते हैं। घरों में भी जो है ना अपने बेड वगैरह होते हैं, वो ऊंचाई पर होते हैं, ताकि वो सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छे होते हैं। जलवायु, जलवायु के आधार पर शीत जलवायु वाले क्षेत्र हो, गर्मी वाले क्षेत्र हो, या बर्फीले क्षेत्र हो, वर्षा वाले क्षेत्र हो, वहां पर आकार और प्रकार में घरों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि वहां की प्रकृति ऐसी होती है। बिल्कुल मानव बस्तियां ही नहीं, बल्कि वनस्पति भी वहां की जलवायु के आधार पर अपने आप को ढाल लेती है। जैसे अति शीत प्रदेश वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां की वनस्पति ऐसे शंकु आकार की होती है, ताकि बर्फ वगैरह गिरे तो वहां पर रुके नहीं, ऐसे गिरकर है ना नीचे चली जाए। अगर वहां पर विशाल आकार के ऐसे पेड़ होंगे, तो वहां पर बर्फ जमने से पेड़ टूट जाएंगे। तो इस प्रकार के पेड़ समतल मैदानी भागों में, सम जलवायु वाले क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल आकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, सदाबहार प्रकार की वनस्पति वाले पौधे मिलते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी और धूप मिलती रहती है। ग्रीष्म वाले जो क्षेत्र है, वहां पर छोटी मोटी घास वगैरह या कंटीली कुछ झाड़ियां जो है ना ऐसे पाई जाती है। इनकी जड़ें जो काफी ज्यादा गहराई में लंबी होती है, पानी के तलाश में नीचे चली जाती है। तो मानव अपने बस्तियों का ही निर्माण नहीं करता जलवायु को आधार मानकर, बल्कि वनस्पति भी जो है ना अपने आप को जलवायु के अनुसार ढालकर अपना विकास करती है। तो ऐसे में जलवायु की अहम भूमिका होती है। जल की उपलब्धता, जल मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के लिए जल वाले क्षेत्रों का चयन करेगा, वहीं पर बस्तियों का है ना वो निर्माण करता है। दूसरा कारक आ जाता है सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक, यानी कि मानव जाति
ये जो होती है या मानव की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उसके आधार पर मानव वस्तु का निर्माण करता है, जिसमें सामाजिक संरचनाओं, जाति और धर्म को आधार माना गया है। यानी कि जाति के आधार पर बस्तियां बसी हुई होती है, धर्म के आधार पर बसी हुई होती है और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर यानी सामाजिक संरचना के आधार पर। और एक है सुरक्षा संबंधी कारक, यानी लोग अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं ताकि जंगली जानवर, हिंसक जानवर वगैरह, चोरी डकैती से बचने के लिए तथा जल की समस्या से बचने के लिए एक जगह सामूहिक रूप से ये रहते हैं। तो ये थी आपकी मानव बस्ती और बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियोज में अपन पढ़ेंगे कि बस्तियां कितनी प्रकार की होती हैं और उन बस्तियों में क्या अंतर पाया जाता है, और बस्तियों जो दो प्रकार की होती है, जैसे ग्रामीण बस्ती होगी और नगरीय बस्ती, उसमें क्या अंतर होता है और किस प्रकार से वहां पर बस्तियों का विस्तार होता है। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंचते रहे।